हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग यानी कि गुप्त वंश। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुप्त वंश, जिसमें हमारे पुराणों, महाकाव्यों, रामायण से लेकर महाभारत तक को अंतिम रूप दिया गया। जो कुछ हुआ इस युग में बहुत कुछ हुआ, इसलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्त वंश जो है उसकी एक अलग छाप है भारतीय इतिहास में। गुप्ता एम्पायर बहुत फेमस है। देखिए, ये जो वंश है, इस वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्ता, श्रीगुप्त या श्रीगुप्ता। इस वंश के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी जाना है और इस वंश ने भी भारतीय इतिहास को बहुत कुछ दिया है। तो इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिए और समझिए गुप्त वंश को। इस वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्ता था, लेकिन श्रीगुप्त जो था वो वास्तविक संस्थापक नहीं था। इसने केवल इस वंश का स्टार्ट किया था। इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य को आपको मिलाना नहीं है, ये दोनों जो थे वो अलग अलग थे। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी पाटलिपुत्र को। आज का जो पटना है वो पहले का पाटलिपुत्र था। देखिए, भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, ये भी एक कारण है। क्योंकि कला और साहित्य की दृष्टि से इतनी प्रगति इस युग में हुई जितनी अन्य किसी युग में नहीं हुई। पुराणों से लेकर महाकाव्य जो थे, रामायण, महाभारत को अंतिम रूप जो है वो इसी वंश के समय दिया गया। आप जो आज रामायण या महाभारत देखते हो उसे इसी वंश के दौरान जो है वो पूर्ण रूप से संग्रहित करके अंतिम रूप दे दिया गया था। तो कई बार मन में विचार आता होगा कि रामायण महाभारत कौन सा काल रहा होगा, तो वो गुप्त काल था। देखिए, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया है, इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। इसको स्वर्ण युग कहा है। इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। रोमिला थापर और रामशरण गुप्ता जो थे उनका मानना ये था कि जो गुप्त वंश के राजा थे वो वैश्य थे। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इनको अलग अलग माना है, लेकिन रोमिला थापर और रामशरण गुप्ता जो इतिहासकार हैं ये इनको बताते हैं कि ये जो थे वो वैश्य थे। इसके अलावा कई सारे इतिहासकारों ने और मत दिया है। आर.सी. मजूमदार जो हैं वो बताते हैं कि ये जो थे वो क्षत्रिय थे। काशी प्रसाद जायसवाल बताते हैं कि ये जो थे वो शूद्र थे। और हेमचंद्र चौधरी और दशरथ शर्मा ने बताया है कि ये जो थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये वैश्य थे। इस वंश के समय से ही जो गुप्तकालीन सिक्के थे उन पर राजा और रानी के आकृति के सिक्के इसी युग से मिलना आरंभ हुए। यानी कि एक सिक्का होता है उस पर राजा का और रानी का दोनों का अगर चित्र है तो वो गुप्त वंश से संबंधित हैं। और सबसे पहले कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के जो हैं वो मिलना आरंभ होते हैं। आगे देखिए, पहले जो शासक थे श्रीगुप्ता, बड़े ही अच्छे वंश की इन्होंने स्थापना की। इनकी जो शासन अवधि है वो 240 से लेके 280 ईस्वी मानी गई है। अब देखिए, श्रीगुप्ता थे कौन। देखिए, ये प्रारंभ में जो थे कुषाण थे, उनके सामंत थे, उनके नीचे काम किया करते ये। लेकिन जैसे ही इनको समय मिला, अच्छा इनके लिए माहौल रहा, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्रता की ओर ले जाने लगे और अपना एक वंश जो है वो अलग से स्थापित कर दिया। इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। इत सिंह जो है इनके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, जो चीनी बिच्छू थे जो चीन से आए थे, उनके लिए एक मंदिर बनवाया था मृग सखावन में।
अब देखिए इन्होंने क्या किया था, महाराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। यानी कि जो महाराज की उपाधि जो है वो धारण कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वो एक सामंत के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है, वो एक स्वतंत्र राजा नहीं है। यानी कि श्री गुप्त के समय तक जो गुप्त थे वो स्वतंत्र नहीं हुए थे। इनका एक बेटा था, और उस बेटे का नाम था घटोत्कच गुप्त। ठीक है। इनके जो शासन अवधि है वो 280 से ईस्वी से लेकर और 319 ईस्वी जो है वो निर्धारित की गई है। देखिए इनके समय जो है वो एक महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटित होती है। क्या घटित होती है, देखिए मधुवती नामक क्षत्रिय कन्या से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। जब ये जो थे वो शक साम्राज्य के सेनापति थे, और शक जो थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे, और जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रिय बनना चाहते थे। राज परिवार जो है वो क्षत्रिय बन जाता है, लेकिन और जो ब्राह्मण थे, जो बाकी के जो ब्राह्मण थे, जो शक के जो और कर्मी थे और जो उसमें सैनिक थे, तो वो भी क्या बनना चाहते थे, क्षत्रिय बनना चाहते थे। तो इसलिए संघर्ष हो जाता है, और ये क्या करते हैं, एक ब्राह्मण की रक्षा हेतु, जो एक ब्राह्मण होता है उसकी रक्षा हेतु क्या करते हैं, कर्ण और सुवर्ण नामक दो जो शक मल्ल होते हैं उनकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। अब क्या था, उस समय जो शक थे वो पावरफुल थे, सत्ता में थे। उनको जैसे ही पता लगा कि हमारे जो दो मल्ल हैं उनकी हत्या कर दी घटोत्कच के द्वारा, तो क्या होता है, इनकी जान को खतरा बन जाता है। तो ये भागकर कहाँ चली जाती हैं, लिच्छवियों की शरण में चले जाते हैं। अब लिच्छवियों ने क्या किया था, इनको शरण भी दी। इनका जो पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको वास्तविक संस्थापक माना गया है, वो उससे क्या करते हैं, अपनी जो पुत्री है कुमार देवी उसका विवाह कर देते हैं ये। ठीक है, कुमार देवी जो हैं उनके साथ विवाह कर देते हैं। तो घटोत्कच जो है वो भी एक स्वतंत्र शासक नहीं बन पाते। इनका भी जीवन जो है वो एक सामंत और सेनापति तक ही क्या होता है, निर्धारित होता है। लेकिन इनका जो पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, ये एक प्रतापी शासक बनता है, जिसकी हिस्ट्री जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया था, इनके काल से कुछ मुद्राएं मिली जिन पर श्री घटोत्कच गुप्त या केवल घट लिखा हुआ है। इनकी मुद्राओं से क्या है, इनकी जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसका अध्ययन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक साथ पूरे शासकों को पढ़ लेना चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।